सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। ऐसी समस्याएं हमेशा घर में पुराने रीति रिवाज और अंधविश्वास से पैदा होती हैं। जब एक औरत को हमेशा ताना मिलता है कि ये बेटा पैदा नहीं कर सकती, औलाद पैदा नहीं कर सकती है, ये तो बांझ है। मेरे घर में भी कुछ ऐसे ही माहौल और समस्या पैदा हो गया था, जिससे मैं मजबूरी में आकर ये गलत रास्ते पर चल पड़ी थी। आखिर मैं करती भी तो क्या करती। अपने पति के अंदर की कमी को दिखाने के लिए मैंने ये गलत रास्ता चुना था। औलाद के खातिर ये पाप कर लिया, नाजायज बच्चा पैदा किया। ये बच्चा किसका था ये जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस दिन मेरे पति ने मुझे बहुत बेदर्दी से मारा पीटा था, जिसकी वजह ये थी कि मेरी सास ने मेरे पति के कान भर दिए थे। तेरी पत्नी तो पैदाइशी बांझ है, इसको घर में रखकर क्या करना है, तुम दूसरी लड़की से शादी कर लो। मेरी सास की इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा पति हमेशा मुझको बिना वजह मारता पीटता था। उस दिन तो उसने बिल्कुल हद पार कर दी थी। मुझे मारने पीटने के बाद भी उसे आराम ना मिला तो कहने लगा, अगर तुम माँ नहीं बन सकती हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं दूसरी औरत से शादी कर लूँगा। मेरे पति का बड़ा भाई हमारे सामने ही खड़ा था और ये सब लड़ाइयाँ वह अपनी आंखों से देख रहा था। उससे रहा नहीं गया तो वह बोल पड़ा और अपने छोटे भाई को डांट फटकार लगाई और बुरा भला कहा। इस बात पर मेरी सास को बड़ी मिर्ची लगी और वो मेरे जेठ को डांटने लगी कि तुम कौन होते हो इन दोनों मियाँ बीवी के बीच में बोलने वाले। तुम्हारी खुद तो अपनी बीवी है नहीं और आए तुम इन लोगों की समस्याओं को सुलझाने। मेरे जेठ मुझसे काफ़ी बड़े थे, लेकिन मेरी बहुत इज्जत करते थे। उनके आंखों में जो मोहब्बत मैंने अपने लिए देखी थी, वह मेरे पति के आंखों में मेरे लिए नहीं थी। वह एक अलग तरह का इंसान था। पहले पहले तो मेरे पति का रवैया भी मेरे साथ काफ़ी अच्छा था। शादी के 4 साल बीतने के बाद भी जब मुझसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई तो फिर उसका रवैया मेरे साथ थोड़ा थोड़ा सा करके बदलने लगा। मैंने इन सब बातों से और तानों से तंग आकर मैंने अपना इलाज भी करवाया। पता चला मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, ये सारी कमी मेरे पति के अंदर थी। लेकिन मेरा पति इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वह औलाद नहीं पैदा कर सकता। उसको चढ़ाने वाली सिर्फ उसकी माँ थी। मैं इसी चीज़ के बारे में सोचते हुए उस रात मैं अपने जेठ के कमरे में चली गई थी। मेरे जेठ मेरी बहुत इज्जत करते थे, ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए मेरे दिल में मेरे जेठ के लिए काफ़ी इज्जत थी और काफ़ी बड़प्पन था। वह इसलिए कि वो मेरे पति जैसे बिल्कुल नहीं थे। यही सब सोचकर मैंने ये गलत कदम उठा लिया था, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए था। पर मैं करती भी तो क्या करती। मेरा पति तो मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहा था कि मुझे छोड़ देगा। मैं इस बात को इसी घर में रहकर साबित करना चाहती थी कि कमी मेरे में नहीं, उसके अंदर है, मेरे अंदर नहीं है। यही सब सोच आते ही मैंने अपने जेठ के आगे अपना पल्लू उतार दिया और उनके सामने नंगे सर खड़ी हो गई। उनसे विनतियाँ करने लगी कि जेठ जी, मुझे ये बच्चा चाहिए, आप चाहो तो कुछ भी कर लो, मुझे एक बच्चा दिलवा दो। अब मैं अपने पति से ज़्यादा मार नहीं खा सकती। देखना, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे भाई ने कितना तमाशा किया था। अब तो आपकी माँ के कहने पर उसने मुझे डिवोर्स देने का भी फैसला कर लिया है और मैं ये नहीं चाहती कि वो मुझे छोड़कर किसी और औरत का हो जाए। ये बात तो कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या मैं इस चीज़ को यूं ही बर्दाश्त करूं? क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? क्या ये सब जुल्म बर्दाश्त करती रहूं? नहीं जेठ जी, आप मेरी मदद करो। मुझे एक औलाद चाहिए, पर मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम औलाद चाहती हो तो ये बात अपने पति से कहो ना। क्या कहूँ मैं आपके भाई के बारे में? वह औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। वह ये बात बिल्कुल नहीं मानता कि खराबी उसके अंदर नहीं है, पर मैं क्या कर सकती हूँ? ये सच्चाई मैं उस तक कैसे पहुँचाऊँ? उसका इलाज आप करवा कर देख लें। उस टाइम तो मैंने उनके कमरे से अपने कमरे में चली आई। उन्होंने मुझे समझा बुझाकर मेरे कमरे में भेज दिया था। फिर एक दिन मेरे पति को बिठाकर काफ़ी समझाया और कहा कि तुम्हारी पत्नी ने अपना इलाज करवाया है कि वह बांझ नहीं है, उसकी रिपोर्ट मैंने देखी है, क्यों ना तुम अपना इलाज करवाओ। ये बात सुनते ही मेरा पति अपने भाई पर भड़क उठा और कहने लगा कि तुम कौन होते हो मेरे निजी समस्याओं को सुलझाने वाले? तुम होते कौन हो कहने वाले कि मैं अपना इलाज करवाऊं, जबकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पूरा मर्द हूँ, मेरी मर्दानगी में कोई कमी नहीं है। समझे आप, मेरी पत्नी ही बांझ है। हाँ, अगर उसने अब की बार कोई बच्चा पैदा नहीं किया तो मैं उसे इतना मारूंगा कि वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो पाएगी और उसके बाद उसे घर से धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा।
और उसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। मेरा जेठ वहीं गुमसुम सा बैठा हुआ था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह मेरी मदद करे। फिर थोड़ी देर बाद वह भी अपने कमरे में जाकर लेट गया और ये सारा मंजर मैं अपनी आंखों से देख रही थी। रात के पिछले पहर जब मेरी सास और मेरे पति सो गए तो बिल्कुल दबे पांव अपने जेठ के कमरे में आ गई। दरवाजा खटखटाया। जेठ जी ने कहा, कौन है? मैंने कहा, मैं सीमा बात कर रही हूँ। आप दरवाज़ा खोलिए। इस टाइम आपको क्या बात करनी है? आप जाइए अपने कमरे में सो जाइए। अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो घर में तूफान उठ जाएगा। मैं ये नहीं चाहता कि घर में लड़ाई झगड़ा हो और तमाशा हो। वैसे भी इस घर में रोज़ रोज़ का तमाशा देखकर बहुत परेशान हो गया हूँ। प्लीज़ जेठ जी, आप दरवाज़ा तो खोलिए। मैं फूट फूट कर रो रही थी। मेरे जेठ से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं उनके कमरे में दाखिल हो गई और दाखिल होते ही मैंने उनके कमरे की कुंडी लगा दी और अपने जेठ जी के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, उस दिन तो मैंने अपना दुपट्टा उठाकर आपके कदमों पर रख दिया था कि तुम मेरी लाज बचा लो, कि मुझे एक औलाद चाहिए। इसके बारे में आपने मेरे पति से बात की। मुझे आप बताइए कि उन्होंने क्या जवाब दिया? कुछ नहीं कहा, बस आपको अपमानित किया है उसने। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हमें? पर ये तो मेरी समस्या नहीं है, ये समस्या तो आपकी है। आप दोनों आपस में जाकर सुलझाइए। क्या आपका ये समस्या है कि आप रोज़ रोज़ मुझे मार खाता देखें और मुझे अपमानित होता देखें? नहीं नहीं, अब ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी तो क्या, मैं किसी भी औरत को अपने सामने अपमानित होते हुए नहीं देख सकता, ना मार खाता हुआ देख सकता हूँ। तो इसलिए तो कह रही हूँ, आप मेरे लिए कुछ सोचिए और मेरे लिए कुछ कीजिए। मैं इस घर से नहीं जाना चाहती। मैं ये पति को जता देना चाहती हूँ कि कमी तुम्हारे अंदर ही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए सीमा, जो एक मर्द करता है एक औरत के लिए? क्या मतलब? मतलब तो आप समझ गए हैं कि मैं आपसे क्या चाहती हूँ। आपके अंदर वह सारी खूबी है जो एक मर्द के अंदर होनी चाहिए। आप औलाद पैदा कर सकते हैं। मुझे आपसे एक औलाद चाहिए, लेकिन ये एक राज होगा जो आपको अपने सीने में दबाकर रखनी होगी और मुझे भी अपने अंदर ये राज दफन करना होगा हमेशा के लिए। मुझ पर आप एक एहसान कर दो, मुझ पर एक एहसान कर दो। नहीं नहीं सीमा, नहीं सीमा। मेरे जेठ पीछे हटते हुए मुझसे बोले, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये एक नाजायज़ काम होगा। मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। फिर ठीक है, जब तुम्हारा भाई मुझसे मारपीट कर और डिवोर्स देकर छोड़ देगा और आप मेरी बेबसी देखकर खुश होना और मुझे यूं बिलखता हुआ छोड़ देना। ये कहकर मैं कमरे से वापस पलटी ही थी कि उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मैं उनके सामने ढेर हो गई और उनके कदमों में जाकर गिर गई। एक औरत करती भी तो क्या करती। उसके साथ मैंने वह रिश्ता जोड़ लिया जो मेरे पति के साथ मेरा। उस वक्त तो मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, पर मैं करती भी तो क्या करती। और ये सब तो मैं अपना घर बचाने के लिए किया था, अपना परिवार संभालने के लिए किया था। उस रात के बाद मैंने ये सब औलाद के लिए किया था। अब तो मेरी हर रात उनके साथ ही बीतती थी। अब मेरे पति के साथ टाइम बिताना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं करती भी तो क्या करती। मैं ये राज खोल भी नहीं सकती थी और मेरे जेठ की भी पत्नी की कमी पूरी हो गई थी, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। जो अपनी पत्नी को हमेशा याद करते थे, अब वह बिल्कुल खुश रहने लगे थे। और इन्हीं बीच में प्रेग्नेंट हो गई थी और ये खुशखबरी अपने पति को सुनाई कि मैं अम्मा बनने वाली हूँ। मेरा पति ये खबर सुनकर इतना खुश हुआ जैसे किसी कातिल की सजाए मौत की माफ़ी हो जाती हो और वह कैदी खुश होता है। मैं अपने पति की ये खुशी देखकर बहुत खुश थी। उसने फिर से मेरे वे सारे नाजो नखरे उठाने शुरू कर दिए थे। मुझे किसी काम से भी हाथ लगाने ना देता था, कहीं कोई समस्या पैदा ना हो जाए। वह हर टाइम मुझे लेकर बहुत चौकन्ना रहता था, हर टाइम मेरी हाजिर गुजारी में लगा रहता था और मेरी काफ़ी सेवा करने लगा था। और मेरी सास, जो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बनी बैठी थी, वह भी अब मुझसे काफ़ी खुश रहने लगी थी और वह भी मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। लेकिन अब मेरा दिल अपने पति के साथ तो बिल्कुल भी नहीं लगता था। मैं चुपके चुपके अपने जेठ जी को देखा करती थी। वे भी बड़े राजदाराना अंदाज से मुझे निहारते रहते थे। चुपके चुपके उनके दिल में मेरी मोहब्बत जाग उठी थी और ये मोहब्बत सिर्फ वे रात को ही दिखाते थे। ये बात तो मेरे पति को बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। फिर हमारे घर एक खुशी की लहर दौड़ उठी थी, क्योंकि मैंने एक चांद से बेटे को जन्म दिया था। मेरे पति के तो पाँव जमीन पर नहीं टिक रहे थे।
उन्होंने पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी थी, पर उसे क्या पता था ये बेटा तो उसका था ही नहीं, वह तो उसके बड़े भाई का बेटा था। मैं बिल्कुल चुप रही। अब तो मुझे सारी जिंदगी चुप ही रहना था। जिंदगी यूं ही बीत रही थी, मैं बिल्कुल चुप रही। मेरे पति के साथ वह रिश्ता तो था ही जो घर के सबके सामने था, पर मेरे जेठ के साथ मेरा रिश्ता वह रात के अंधेरी रातों में होता था, जो किसी को कानों कान खबर ना होती थी। मुझे अपने जेठ के बाहों में काफ़ी अच्छा लगता था। उनकी मोहब्बत मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी। बल्कि मैं उनकी पत्नी होती तो ये तो काफ़ी अच्छा होता, पर मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं अपने जेठ की मोहब्बत में इस तरह खोती जा रही थी। अब मेरा पति मेरा बहुत इज्जत करता था। मेरे पति को क्या मालूम कि मैं उसके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही हूँ, पर इस सब का जिम्मेदार तो वही था। ये अलग बात है कि एक पाप करने के बाद मैं उस पाप को बार बार दोहरा रही थी। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में फिर से वह दुख भरा पल आ गया, जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे जेठ की मृत्यु हो चुकी थी और ये राज अपने सीने में लेकर इस दुनिया से चला गया था, पर मुझे अब अपने पति को सारा सच सच बताना पड़ा था, और आप लोग भी ये बात जानना चाहोगे। हुआ कुछ यूँ था कि मेरा बेटा अपने बाप का बहुत लाडला था। उसकी मुंह से बात निकलते ही वह उसे पूरा कर दिया करता था, और वह एक दिन काफ़ी बीमार पड़ गया था और उसका ऑपरेशन होना था, और उस ऑपरेशन में ब्लड चाहिए था। मेरे जेठ की भी मृत्यु एक बीमारी के दौरान हुई थी, उनको भी ब्लड चाहिए था। तो उनका डीएनए हम लोगों को अच्छे से मालूम था, और उस बच्चे का डीएनए भी दोनों का मैच कर रहा था। डॉक्टर ने ये राज खोल कर रख दिया था कि ये तो मेरे जेठ का बच्चा था, और मैंने भी ये सच सच बता दिया था, और मेरा बेटा अब बिल्कुल सेहतमंद हो गया और ठीक हो गया था। लेकिन ये राज तो सबको पता चल गई थी कि मेरे जेठ से मुझे और भी बच्चे हुए थे। वे दो बेटियां थी, और मेरे पति ने फिर उन बेटियों का भी डीएनए रिपोर्ट करवाया, तो उसे मालूम हुआ कि ये बेटियां भी मेरे जेठ की ही हैं। जब बात खुलकर सामने आई तो मैंने सबको सच सच बता दिया था कि मजबूर भी तो आप ही ने किया था ना, और आपकी माँ ने किया था। कि कमी मुझ में है, तो मैंने ये साबित कर दिया कि कमी मुझ में नहीं, कमी आप में है। हाँ, ये एक गलत रास्ता था जो कि मैंने अपनाया था, पर वह आदमी तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो उस बात का कोई फ़ायदा नहीं है। और तुम्हारी तो समाज में नाक कट जाएगी, तो तुम्हें भी शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारी माँ की भी नाक कट जाएगी कि तुम एक नामर्द हो, जो कि तुम बांझ हो। अब तो तुम ये मान ही लोगे कि तुम एक नामर्द हो और एक बांझ हो, और ये कमी सारी तुम्हारे अंदर है। मेरा पति सर झुकाकर सब सुन रहा था, और मेरे बच्चे भी सब कुछ सुन रहे थे। फिर मेरी सास ने जल्दी से अपना रंग बदला और जल्दी से मेरे पाँव पर गिर गई कि तुम मेरे घर की लाज बचा लो। घर की बात घर में ही रहने दो, बाहर ना उछालना, नहीं तो बाहर मेरे बेटे की कोई इज्जत नहीं रहेगी। अब तो माँ बन गई हो, तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम माँ बन सकती हो। तुम्हारे इतने बड़े बच्चे हो गए हैं, तो इस राज को राज ही रहने दो, और इन बच्चों का पिता उसको ही रहने दो। मेरा पति भी मेरे पैरों में आकर गिर गया था और अपने किए की माफ़ी मांग रहा था, पर मजबूर भी तो उन्हीं दोनों ने किया था। मैं अपने पति को छोड़कर, इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, तभी तो मैंने ये गलत कदम उठा लिया था, और अपने ऊपर लगे हुए दाग को दिखाना चाहती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ। न जाने क्यों लोग अपनी बीमारियाँ छुपाया करते हैं और समाज से डरा करते हैं। इसी समाज से डर कर न जाने कितने गलत काम लोग कर बैठते हैं, और उन्हीं को शर्मिंदा होना पड़ता है। कभी उन्हें मौत के मुंह में जाना पड़ता है। हर तीसरे घर में ऐसी घरेलू हिंसाएं पनपती रहती है। लोग कोई न कोई गलत काम कर बैठते हैं। सास बहू की लड़ाई में अक्सर बेटा अपनी जान गंवा बैठता है। अगर मियाँ बीवी की लड़ाई है तो पत्नी अपनी जान गंवा बैठती है। तो घर में इस तरह के समस्या ना पैदा करें। जिसमें कमी हो वह अपनी कमी स्वीकार करे, घर की समस्याओं को खुद ही सुलझाएं, ताकि कोई गलत कदम ना उठाना पड़े, और समय रहते ही एक एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पर सीमा मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लगी थी, क्योंकि सीमा तो एक घरेलू हिंसा का शिकार हो गई थी, जिसने ये साबित करना चाहा कि मैं मां बच सकती हूँ। वह अलग बात है कि ये कदम उसने गलत उठाया था, लेकिन मजबूर भी तो घर के ही लोगों ने किया था। अब सीमा के बच्चे जवान हो गए हैं, और वे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश दे रही है और पढ़ाई लिखाई भी अच्छा करवा रही है। बच्चों में दो बेटियां और एक बेटा है, और सीमा का पति अर्जुन भी अब उसे टूट कर मोहब्बत करने लगा है। सीमा के बेटे ने लव मैरिज की थी, और लव मैरिज में उसने बड़ी खूबसूरत दुल्हन को चुना था, जो सीमा को बहुत पसंद थी, और सीमा वह सब नहीं करना चाहती थी जो सीमा की सास ने उसके साथ किया था।
सीमा की बहू भी 15 सालों तक मां नहीं बन पाई थी। तब सीमा ने अपने बेटे और बहू दोनों का इलाज करवाया था। इलाज से पता चला था कि उसके बहू में कोई कमी नहीं थी, कमी उसके बेटे के अंदर है। फिर सीमा ने डॉक्टर की सलाह से अपने बेटे का बड़ा ऑपरेशन करवाया। कुछ सालों के बाद ही सीमा की बहू ने एक बेटी को जन्म दिया था जो कि बहुत खूबसूरत थी, जो सीमा का बेटा और उसकी बहू का था। सीमा मेरी सास थी और जब ये स्टोरी मैंने अपनी सास से सुनी तो मेरा कलेजा फटकर रह गया था। ज़्यादातर घर में घरेलू हिंसा के शिकार औरतें ही होती हैं, तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि ऐसे घरेलू हिंसा को जन्म ना लेने दें। घर में सबकी समस्याएं सुनें और आपस में सुलझाएं। समय रहते सुलझ जाते हैं, नहीं तो किसी एक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए जो मेरी सास ने किया वह गलत था या सही। मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।